दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है स्वयं सहायता वीडियो श्रृंखला की इस दूसरी कड़ी में। इसमें हम कुछ तकनीकों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, ध्यान दें कि जब तक मन में डर है, संकोच है, कोई भी तकनीक काम नहीं करेगी। ये लगभग वैसा ही है जैसे कि अगर माचिस थोड़ी सी भी गीली हो तो कितना भी रगड़ते रहें, तीली जलेगी नहीं। और डर को मन से निकालने का एक आसान तरीका है वॉलंटरी स्टैमरिंग। ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है और अपने समूह में ये करना तो बहुत ही आसान है। इसको आप एक खेल के रूप में लीजिए, इसको एक चैलेंज के रूप में लीजिए अपने समूह में और इसको ट्राई करिए। दूसरी बात, ये सभी तकनीकें वही हैं जो आप जाने अनजाने हकलाने के दौरान कर रहे हैं, चाहे वो बाउंसिंग हो चाहे प्रोलॉन्गेशन हो। अगर आप गौर करें तो हकलाने में यही तो होता है। तो अन्य शब्दों में हम आपको कुछ नया नहीं सिखा रहे, हम सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं कि हकलाने को थोड़ा स्लो करना है और थोड़ा अपने नियंत्रण में लाना है। ये तकनीकें यही सिखाने के लिए हैं। और जब हम हकलाने की प्रक्रिया को इन तकनीकों की मदद से थोड़ा नियंत्रण में ले आते हैं तो हमें उनसे फ़ायदा होता है। फ़ायदा से मतलब है कि कम्युनिकेशन हमारा और बेहतर होता है, दूसरे हमारी बात आसानी से समझ पाते हैं और हम भी अपनी बात आसानी से कह पाते हैं। यहाँ फ़ायदा से मतलब क्योर नहीं है। हम ये दावा नहीं कर रहे कि इन तकनीकों की मदद से आपका हकलाना एकदम क्योर हो जाए, क्योंकि ध्यान रहे कि नॉर्मल आदमी भी बातचीत करते करते कभी कभी रुकता है। तो बीच बीच में कभी रुकना हकलाना नहीं है, ये तो एक स्पीच की नॉर्मल प्रक्रिया है। अगर आप एकदम क्योर की बात कर रहे हैं तो हमें एकदम रोबोट बन जाना पड़ेगा, एक मशीन। प्रोग्राम मशीन कभी नहीं हकला सकती और हम वैसा बनने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। अगली बात समय की। अगर हम हकलाएं या ना हकलाएं, महीने साल तो बीत ही रहे हैं, तो क्यों ना इन तकनीकों के अभ्यास को कुछ महीने का समय दे दें। और आखिरी बात, डर और शर्म से आजाद हो जाना महा तकनीक है। जो डर और शर्म से आजाद हो गया वो हकलाना ही नहीं बाकी सब कुछ क्योर कर लेगा। अच्छा, तो दोस्तों, अब हम दो टेक्निक के बारे में बात करेंगे, बाउंसिंग और प्रोलॉन्गेशन। इनका अभ्यास एक समूह में करें तो बहुत मजा आएगा। हंसते खेलते आप एक कुशल संचारकर्ता बन जाएंगे और यकीन करें एक समूह में आप बहुत कूल लगेंगे। दोस्तों, आज हम बाउंसिंग के बारे में बात करने जा रहे हैं। बाउंसिंग सेल्फ हेल्प का एक बहुत अच्छा तरीका है, बहुत लोकप्रिय भी है और ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। इसमें हम क्या करते हैं कि किसी भी शब्द की पहली ध्वनि को आराम से दोहराकर 2 या 3 बार दोहराकर बोल देते हैं। जैसे मेरा नाम सचिन है, मैं विकास नगर में रहता हूँ। गौर करें कि हकलाने में ठीक यही होता है कि हम शब्दों को दोहराते हैं, मगर हकलाने में क्या होता है कि हम शब्दों को दोहरा रहे हैं नियंत्रण खोकर, कंट्रोल खोकर, बहुत तेजी से दोहरा रहे हैं और इसीलिए वो हकलाने जैसा लगता है और इसीलिए कई बार शब्द समझ में नहीं आते। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि मेरा घर विकास नगर में है, तो जाहिर बात है कि इसको थोड़ा समझने में मुश्किल होगा सुनने वाले को और मुझे भी थोड़ा तकलीफ होगा इस ढंग से बोलने में। अगर मैं सुबह से शाम तक ऐसे ही बोल रहा हूँ तो जाहिर बात है थोड़ी थकान हो जाएगी ज़रूर। तो बाउंसिंग में हम क्या कर रहे हैं कि इसी दोहराने की प्रवृत्ति को, इसी क्रिया को जो हम हकलाने में अनियंत्रित होकर कर रहे हैं, उसे हम कंट्रोल के साथ आराम से करते हैं और इस तरह से हम पाते हैं कि हमारी जो मुश्किलें हैं वो काफ़ी आसान हो जाती हैं। यानी हम हकलाने को एकदम बंद करने के बजाय हम हकलाने के स्वरूप को बदलने की बात कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि हम शब्दों को या ध्वनियों को दोहराएंगे मगर आराम से, बगैर कंट्रोल खोए और बगैर घबराए। और ऐसा करने से सुनने वाले को भी सुविधा होगी, सुनने वाला भी आसानी से समझ पाएगा और हमारे ऊपर भी बोलना इतना भारी नहीं पड़ेगा।
आखिर में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम जो कहना चाह रहे हैं वो कह पाएं और सामने वाला उसको समझ पाए। यही कम्युनिकेशन या संचार है। अब गौर करें कि अगर मैं ऐसे बोलूं कि भाई साहब ये बस विकासनगर जाएगी क्या, तो ना तो मुझे कोई मुश्किल भी, ना सामने वाले को कोई मुश्किल भी। और आपने गौर किया होगा कि मैंने बड़ा हल्का सा बाउंस किया था, शायद सिर्फ एक बार। तो ये यहाँ पर आप पहुँच सकते हैं काफ़ी महीनों के अच्छे अभ्यास के साथ। ये बहुत ज़रूरी है कि आप एक छलांग में वहाँ पहुँचने का प्रयास ना करें, क्योंकि अच्छी तरह से बाउंसिंग कर पाना एक नई ज़ुबान सीखने के बराबर है और इसमें समय लगता है। तो जैसे हम कहेंगे कि शुरू में हम कहेंगे कि आप किसी शब्द के ऊपर 10 बार बाउंस करिए, 15 बार बाउंस करिए, ये एक सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है। जब काफ़ी महीने तक आप कर चुके होंगे तो आप उसके बाद शायद एक या आधे बाउंस से भी उन शब्दों को बोल पाएँ, मगर ध्यान रहे उस जगह पर पहुँचने के लिए एक छलांग मत मारिए। इस पूरी प्रक्रिया को आराम से धीरे धीरे अपने अभ्यास में लाइए। तो इसमें ध्यान दें कि हम शुरू की ध्वनि को दोहराने की बात कर रहे हैं 2, 3, 4, 5 बार, न कि शुरू के अक्षर को। तो जैसे मान लीजिए मेरा नाम विमल है, तो मैं व विमल नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि मैं बोलूँगा वी विमल, क्योंकि शुरू का अक्षर भले व हो लेकिन ध्वनि जो है वो है वी की। तो जब हम वी विमल बोलते हैं तो हमारा मुंह, हमारे आर्टिकुलेटर्स पहले ही वी की पोजीशन में आ गए हैं और इसलिए कुछ बाउंस के बाद विमल बोलना मुश्किल ना होगा। तो ये ध्यान रखिएगा। हालांकि ये बहुत महत्वपूर्ण फ़र्क नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है, मगर ध्यान देने योग्य बात है। तो ये विधि किन लोगों के लिए है? ये उनके लिए है जो ऐसे ब्लॉक में जाते हैं, ऐसे हार्ट ब्लॉक में जाते हैं कि शब्द बोल नहीं पाते, यानी शब्द मुंह से बाहर ही नहीं निकलता, या वो शब्दों को बदल देते हैं इसी डर की वजह से कि मैं बोल नहीं पाऊँगा। जाना था विकासनगर, बोल देते हैं सहसपुर, और मैंने वैसा किया है। और या उन लोगों के लिए है जो शब्दों की मुश्किल के चलते जिनके शब्द एक एक्सप्लोजन के साथ बाहर आते हैं, जैसे छोटा सा धमाका हुआ हो। जैसे मेरा नाम पवन है, तो आप गौर कर सकते हैं कि इस ढंग से बोलना मुझे भी थकाएगा और मेरे सुनने वालों को भी थोड़ा सा मुश्किल होगी समझने में। तो ये विधि बाउंसिंग जो है इन सारी मुश्किलों से हमें आज़ाद कर देती है, यानी एक हार्ड ब्लॉक एक सॉफ्ट बाउंस में बदल जाता है। को सीखने के लिए शुरुआत आसान शब्दों से करें, आसान स्थितियों से करें, आसान सिचुएशंस से करें, और आसान लोगों के साथ शुरू करें। आसान लोगों के साथ शुरू करें। जैसे पहले अकेले में कोई किताब या अखबार पढ़ते हुए बाउंस करें। आज सुबह भारत के प्रधानमंत्री ने कहा। इस ढंग से बाउंस करते हुए अखबार पढ़ें या कोई कहानी पढ़ें। इसके बाद किसी दोस्त से बातचीत करते हुए बाउंस का अभ्यास करें। दोस्तों से बात करते हुए बाउंस को आप ट्राई करिए। हेलो नवीन, तुम कहाँ जा रहे हो यार? इसके बाद थोड़ा और आत्मविश्वास आ जाने पे कुछ हफ्तों या महीनों के बाद किसी अजनबी से बाउंस करके देखिए, रिक्शे वाले से, ठेली वाले से, या किसी अजनबी से आप रास्ता पूछ सकते हैं बाउंस करके। हेलो भाई साहब, ये देहरादून की बस यहीं से मिलेगी? इसके बाद थोड़ा और आत्मविश्वास आने पे फ़ोन पर आप बाउंसिंग करने का अभ्यास करें। इसके लिए आप चलती हुई बस में फ़ोन कान में लगाकर एक नाटक भी कर सकते हैं। भले आप फ़ोन किसी को ना मिलाएं, मगर फ़ोन को कान में ऐसे लगाएं जैसे आप किसी दोस्त से बात कर रहे हैं और बस खचाखच भरी हुई है। और फ़ोन के इस नाटक में आप कह सकते हैं, हेलो विशाल, आज हम रात में इस स्काइप पे आने वाले हैं ना, आज हम स्काइप पे बात करेंगे। और जब थोड़ा अभ्यास और हो जाए तो किसी सीनियर साथी से भी बाउंस करने का आप प्रयास करें, कोशिश करें। और जब सीनियर्स के साथ आप कुछ कर पा रहे हैं कुछ महीनों तक, तो कुछ महीनों के बाद फिर आपको कोशिश करना चाहिए कि अपने क्लास में या अपने ऑफिस में जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं
तो वहाँ भी थोड़ा सा बाउंस करने की कोशिश करें। अगर हर वर्ड पे नहीं कर पाते, हर वाक्य में नहीं कर पाते, कोई बात नहीं, मगर पूरे प्रेजेंटेशन में 2-3 शब्दों पे करके देखिए कि कैसा लगता है, ऑडियंस कैसे रिएक्ट करती है और कैसा महसूस होता है ओवरऑल। और ये सब जब आप काफ़ी मेहनत तक कर चुके हैं तो तब कहीं जाके आप तैयार होंगे इंटरव्यू में इसको आजमाने के लिए। ध्यान रहे, इंटरव्यू एक बहुत ही स्पेशल चैलेंजिंग सिचुएशन है जहाँ पर अच्छे कम्युनिकेटर्स भी थोड़े से हैरान परेशान हो जाते हैं। तो इसलिए सीधे कल की डेट में या आप इंटरव्यू में इसको ट्राई ना करें, बल्कि काफ़ी महीनों के अभ्यास के बाद ही इसको इंटरव्यू में इसको ट्राई करें, मगर करें ज़रूर। ऐसा ना हो कि आप सब जगह बाउंसिंग करते रहें स्वयं सहायता समूह में अजनबियों के साथ, मगर इंटरव्यू में आप इसको ना कर पाएँ या ना करना चाहें। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हथियार आप उस मुश्किल घड़ी के लिए चलाना सीख रहे हैं। जब इस प्रक्रिया में आप गुजरते हैं, जब आप आसान स्थितियों से मुश्किल स्थितियों की ओर जाते हैं, आसान लोगों से आप मुश्किल लोगों की तरफ आप बढ़ते हैं धीमे धीमे, इसमें कई बार ऐसा होगा कि आप फिसलेंगे, गिरेंगे, मुश्किलें आएंगी और आपको लगेगा कि मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। तो अगर आप बहुत ट्राई करने के बाद भी अपने सीनियर से बाउंसिंग नहीं कर पा रहे हैं तो निराश मत होइए, वापस अपने स्वयं सहायता समूह में जाइए और फिर से वहाँ पर बाउंसिंग की खूब प्रैक्टिस करिए, रोल प्लेस में, स्टोरी टेलिंग में, प्रेजेंटेशंस में। तो जब आप स्वयं सहायता समूह में कर पाएंगे तो धीरे धीरे एक अवस्था ऐसी आएगी जब आप अपने बॉस के साथ भी कर पाएंगे अपने ऑफिस में। शुरू में जब आप बाउंसिंग सीख रहे हैं तो बाउंसिंग करने में कंजूसी बिल्कुल ना करें। एक शब्द के ऊपर आप 5 बार, 10 बार, 15 बार भी बाउंस कर सकते हैं और ये बाउंसिंग की संख्या जो इसको भी आप बदलते रहें ताकि आपको हर शब्द के ऊपर 3 बाउंस करने की ही आदत ना पड़ जाए। तो कभी किसी शब्द के ऊपर आप 10 बार बाउंस करें, कभी 1 बाउंस के बाद ही बोलने का प्रयास करें। और बाउंसिंग में ये ख्याल रखें कि बाउंसिंग तब तक करते रहें जब तक कि अंदर से हकलाने की प्रवृत्ति शांत ना हो जाए। जैसे मान लीजिए आप बोल रहे हैं विकास नगर, तो आपने बोला भाई साहब ये बस विकास नगर जाएगी, तो जाहिर बात है यहाँ पे 2 बार बाउंस करना काफ़ी नहीं था। यहाँ पे आपको 3, 4, 5 या 10 बार भी बाउंस करना पड़ सकता है। आप गौर करिए कि आपके अंदर की मनस्थिति कैसी है। जब आपको लगे कि मैं प्रेशर में आ रहा हूँ और अगर अभी मैंने बाकी का शब्द बोला तो मैं हकलाऊंगा, तो वहाँ पे आप जल्दी न करें, रुकें और 3, 4, 5 बार और बाउंस कर लें और तभी बोलें जब आप अंदर से पूरी तरह बोलने को तैयार हैं। जब तक अंदर से ग्रीन सिग्नल ना हो जाए उस समय तक बाउंसिंग बंद ना करें। जैसे आप बोल सकते हैं कि भाई साहब ये बस विकास नगर जाएगी। ये बहुत ज़रूरी है कि जब आप बाउंसिंग सीख रहे हैं तो बाउंसिंग और हकलाने में फ़र्क करना सीखें। इस बात को महसूस करें कि हकलाना अनकंट्रोल्ड चीज़ है और वहीं बाउंसिंग जो है वो एक कंट्रोल्ड, नियंत्रित क्रिया है। अगर आपका कंट्रोल खो रहा है तो ये टेक्निक को सीखने का सही तरीका नहीं होगा। बाद में अभ्यास करें कि कभी विकास नगर आप 5 बाउंस के साथ बोलें और कभी विकास नगर 2 बाउंस के साथ बोलें और कभी विकास नगर 1 बाउंस के साथ भी बोल दें। वी विकास नगर, और कभी आप बोल दें वी विकास नगर, और कभी आप बोलें वी विकास नगर। यानी ये फ्लेक्सिबिलिटी अपने अंदर पैदा करनी है, ये कंट्रोल अपने अंदर पैदा करना है कि आप बाउंसिंग को अपनी ज़रूरत के मुताबिक ढाल सकें, इस्तेमाल कर सकें। अगली बात गौर करने की है कि जब भी आप बाउंसिंग करें तो इस बात पे गौर करें कि आपकी पूरी बॉडी रिलैक्स, आपकी बॉडी लैंग्वेज सहज है, आप आराम से बैठे हैं, आराम से बात कर रहे हैं, आपकी निगाहें सामने वाले के चेहरे पर हैं, आप निगाहें मिला रहे हैं, निगाहें चुरा नहीं रहे। और अक्सर अधिकतर मौक़ों पे थोड़ा सा मुस्कराने में कोई बुराई नहीं है। मुस्कराने से आपकी पूरी मानसिकता रिलैक्स हो जाती है। इसी तरह आप देखेंगे शरीर में कहीं पे कोई तनाव तो नहीं है, कंधे में, हाथों में, हाथ अनावश्यक हिल तो नहीं रहे हैं। कंधे में अगर तनाव है तो उनको ढीला करिए और एक निगाह सांस के ऊपर जरूर रखिए।
सांस भी लगातार चलती रहनी चाहिए। कई बार हम तनाव में आ जाते हैं और सांस लेना भूल जाते हैं, या अनजाने में ही सांस को रोक लेते हैं, जोर लगाते हैं, संघर्ष करते हैं। ये सब चीज़ें हमारे आराम से बोलने में रुकावट पैदा करती हैं। तो अपनी चेतना अपने शरीर के अंदर लाएं और देखें कि कहाँ पे अनावश्यक तनाव या टेंशन है। अगर है तो उसको ढीला छोड़ दें, उसको जाने दें। इसी तरह अपनी सांस के ऊपर भी एक ध्यान रखें कि मैं सांस आराम से ले रहा हूँ या मैंने सांस रोक दी है एकदम और संघर्ष करने जा रहा हूँ। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जब आप बाउंसिंग सीख रहे हैं तो आपका एटीट्यूड सकारात्मक और उत्साहपूर्ण होना चाहिए। जैसे कि जब आप कोई नई भाषा सीखते हैं, जैसे जब आप फ्रेंच सीखते हैं तो आपके मन में एक जोश होता है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड होता है कि अरे बहुत मज़ा आएगा, मैं फ्रेंच सीख रहा हूँ और कुछ हफ्तों में मैं फ्रेंच बोल पाऊँगा फ्रेंच लोगों के साथ। तो जैसा उस समय आपके मन में पॉजिटिव सोच है, ठीक वैसी बाउंसिंग सीखने के वक्त भी होनी चाहिए। बाउंसिंग करते वक्त आप ये ना सोचें ओह माय गॉड ये मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को 3 बार बाउंसिंग करनी थी, मैंने 5 बार कर दी, अब क्या होगा। इस किस्म के विचारों से बचें, क्योंकि एटीट्यूड बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका दृष्टिकोण, अगर आपका दृष्टिकोण रिलैक्स्ड है और सकारात्मक है तो आप बाउंसिंग करते हुए एंजॉय करेंगे और बहुत जल्दी इसको सीख भी लेंगे। तो मैंने Amazon.com पे 2 बुक्स ऑर्डर करी थी, अभी तक नहीं मिली। मेरा घर मैं तो ये लेमन हॉस्पिटल के पास ही रहता हूँ। मुझे हैरानी है कि आपको क्यों नहीं मिला। अच्छा ऐसा करिए, आप अपना आदमी भेजिए और मैं अस्पताल के ठीक सामने उसको मिल जाऊंगा। आज आप भेज रहे हैं? ओके, थैंक यू वेरी मच। तो मैं एक बार फिर दोहरा दूं कि बाउंसिंग सीखने में क्या चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है 2 बाउंस के बीच में रिलैक्स रहना। 2 बाउंस के बीच में धैर्य मत खोइए, यानी बाउंसिंग बहुत आराम से करिए। दूसरी बात है आसान से मुश्किल चुनौतियों की ओर धीरे धीरे बढ़िए। आसान स्थितियों से मुश्किल स्थितियों की ओर, आसान शब्दों से मुश्किल शब्दों की ओर, आसान लोगों से मुश्किल लोगों की तरफ। और इन चुनौतियों के चयन में थोड़ा सा क्रिएटिव होने की ज़रूरत है। थोड़ा सा क्रिएटिव भी होइए, रचनात्मकता इस्तेमाल करिए अपनी। सोचिए कि मैं नई स्थितियाँ का चयन कैसे कर सकता हूँ, मैं नई सिचुएशंस कैसे क्रिएट कर सकता हूँ जहाँ पे मुझे बाउंसिंग करने का अच्छा अभ्यास मिले। और अपने स्वयं सहायता समूह को इन सारी क्रियाओं में शामिल करना मत भूलिए। स्वयं सहायता समूह से बेहतर कोई दूसरी जगह नहीं है इन नए स्किल्स को सीखने के लिए। और ध्यान रहे जितना अभ्यास करेंगे आप उतना ही आपकी पकड़ इसके ऊपर बनेगी। पकड़ जितनी गहरी होगी उतना ही संभावना ज़्यादा है कि आप इसको इंटरव्यू में सफलतापूर्वक इस्तेमाल कर पाएँ। आपने सब कुछ किया, सब जगह बाउंसिंग की, इंटरव्यू में अगर नहीं कर पाए तो मैं कहूँगा कि कहीं पे थोड़ी सी चूक हो गई है। और इंटरव्यू में आप तभी इस्तेमाल कर पाएंगे जब आपने इसका खूब अभ्यास किया होगा। अगर आपने पीस टाइम में खूब ट्रेनिंग की है तो वॉर टाइम में कोई आपको हरा नहीं सकता। और आखिरी बात, कभी बाउंसिंग करते करते अगर आप हकलाने में चले जाएं, अगर कभी बाउंसिंग करते करते बाउंसिंग हकलाने में बदल जाए तो घबराइए मत, निराश मत होइए। एक कदम वापस जाके फिर से अपना अभ्यास शुरू करिए। दोस्तों, आज हम प्रोलॉन्गेशन के बारे में बात करेंगे। प्रोलॉन्गेशन एक फ्लुएंसी शेपिंग टेक्निक है। इसके पीछे सिद्धांत ये है कि हम अमूमन अच्छा बोलते हैं और कभी कभी कुछ शब्दों पे रुकते हैं या हकलाते हैं। तो अन्य शब्दों में हमारे अंदर अच्छा बोलने की नैसर्गिक प्रतिभा है और उस प्रतिभा का विकास करना ही इस टेक्निक का उद्देश्य है। थोड़ा हम समझने का प्रयास करेंगे कि प्रोलॉन्गेशन या स्ट्रेचिंग वास्तव में क्या है। प्रोलॉन्गेशन के पीछे जो सिद्धांत है वो ये है कि कोई भी शब्द स्वर और ध्वनियों से मिलकर बनता है। स्वर को अंग्रेजी में वॉवल कहते हैं, ध्वनि को कॉन्सोनेंट कहते हैं। तो
जैसे हम उदाहरण के लिए एक शब्द लें, कमल। अगर कमल में सिर्फ KML हो तो कमल बोलना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन अगर हम KML के बीच में स्वर यानी A डाल दें, KAMAL, तो कमल कहना आसान हो जाता है। तो फ्लुएंसी शेपिंग टेक्निक प्रोलॉन्गेशन का असली जोर इस बात पे है कि हम व्यंजन के बाद जो स्वर हैं उनके ऊपर पूरा ध्यान दें और उनको पूरे ध्यान से बोलें, उनको थोड़ा सा लंबा खींच दें, उन्हें थोड़ा सा एग्जेजरेट कर दें। तो अगर हमें कमल बोलने में मुश्किल हो रही है, अगर हम बार बार क पे रुक जा रहे हैं, तो अगर हम क के बाद अ बोलने का मन बना लें और पूरा प्रयास करें, बल्कि क के बाद अ नहीं बल्कि आ बोलें, यही प्रोलॉन्गेशन है, तब हम कमल आराम से बोल सकते हैं। उदाहरण के लिए कमल। तो प्रोलॉन्गेशन के कुछ मोटे मोटे सिद्धांत ये हैं कि अक्सर हकलाने वालों को मुश्किल शुरू की ध्वनियों में होती है, तो प्रोलॉन्गेशन भी हमें शुरू की ध्वनि में ही करना चाहिए। हाँ, अगर किसी को शब्दों के बीच में भी मुश्किल है तो वहां भी वो प्रोलॉन्गेशन कर सकता है, मगर अमूमन ये देखा गया है कि किसी भी शब्द की शुरुआत में अगर हम प्रोलॉन्गेशन कर लें तो हमारा काम आसान हो जाता है। और शुरू की ध्वनि से मतलब है वह वॉवल जो पहले व्यंजन के बाद आ रहा है। जैसे अगर मैं बोलना है कमल, तो कमल में क के बाद अ आ रहा है। इस अ को अगर हम छोटे अ को अगर बड़ा आ बना दें तो ये हो जाएगा कमल। इसी तरह से अगर मुझे बोलना है विकासनगर, तो विकासनगर में व के बाद छोटी ई की मात्रा है। इस छोटी ई की मात्रा को अगर हम बड़ी ई की मात्रा में बदल दें तो ये हो जाएगा विकासनगर। तो इसको थोड़ा सा ट्राई करके देखें, आप महसूस करेंगे कि हमने जो थोड़ा सा फेरबदल किया है मात्राओं में, इससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। और इससे बहुत बड़ी सुविधा ये हो जाती है कि जिस शब्द पे हम बार बार रुक रहे थे, जिस व्यंजन पे, जिस कॉन्सोनेंट पे हमें मुश्किल हो रही थी, क और व पे, उनको हमने आराम से बोल लिया और पूरे शब्द को हम बोल पाए। अब मैं आपको इसका एक उदाहरण देने जा रहा हूं एक वाक्य में कि प्रोलॉन्गेशन का हम चलते फिरते बोलते वाक्य में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और सुनने में वो कितना नॉर्मल सा लगता है। तो आप इसको गौर से सुनिएगा और सुनने के बाद वीडियो स्टॉप करके बताइएगा कि किन शब्दों पे मैंने प्रोलॉन्ग किया। इलाहाबाद लखनऊ के बहुत पास है। क्या आपने मुझे कैच किया? मैंने कहां पे प्रोलॉन्ग किया था? कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेरी गुड। आपने एकदम सही बताया। मैंने इलाहाबाद और लखनऊ को प्रोलॉन्ग किया था। मैंने इलाहाबाद में शुरू की ई को बड़ी ई बना दिया था और लख में जो अ है, ल और ख के बीच में, उसको थोड़ा सा लंबा खींचा था। तो आपने देखा कि ये इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन शुरू में जब आप इसका अभ्यास कर रहे हैं, जब आप एक नए कौशल को सीख रहे हैं, तो आप प्रोलॉन्गेशन ज्यादा करें ताकि आप उसको समझ पाएं कि मैं क्या कर रहा हूं और कैसे कर रहा हूं। इसको करने का एक बड़ा आसान तरीका है, अपने दाएं हाथ की उंगली और अंगूठे को धीमे धीमे पास लाएं और जब तक वो मिलते नहीं हैं तब तक अगला व्यंजन ना बोलें। जैसे मुझे अगर बोलना है इलाहाबाद, तो मैं ऐसे बोलूंगा इलाहाबाद, लखनऊ, विकासनगर। बस ख्याल रखें, इंटरव्यू में कृपया ऐसा ना करें, वरना आपका इंटरव्यू कुछ ज्यादा ही प्रोलॉन्ग हो जाएगा। हाँ, क्योंकि ये तो सिर्फ एक अपने आप को सिखाने का तरीका है और यकीन रखें ये रॉकेट साइंस नहीं है। इसको आप, हम में से कोई भी बड़े आराम से सीख सकता है, मगर असली चुनौती है इसको सीखने के बाद व्यवहारिक जीवन में इसका इस्तेमाल करना। और वहां पर बहुत बड़ी भूमिका है आपके स्वयं सहायता समूह की। तो पहले अपने इस नए कौशल का प्रयोग आप अपने स्वयं सहायता समूह में करें, अपनी SHG में इसका प्रयोग करें, गूगल हैंगआउट में इसका प्रयोग करें और उसके बाद अपने ऑफिस में, अपने मोहल्ले में, बस में, ट्रेन में इसका प्रयोग करें। अब मैं थोड़ा बताना चाहता हूं आपको कि प्रोलॉन्गेशन के कुछ और भी तरीके हैं। कुछ शब्दों में प्रोलॉन्गेशन दो ढंग से किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए
एक शब्द है नितिन, और मेरे इस दोस्त का नाम मुझे कई बार बहुत मुश्किल लगता है बोलना। तो इसे बोलने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि मैं नितिन की छोटी ई को बड़ी ई बना दूं, जैसे नीतिन। और दूसरा तरीका है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। आप कल्पना करें कि नितिन के नाम के आगे UN लगा हुआ है। तो पहले मैं बोल रहा हूं नितिन, यानी पहले मैंने कुछ देर तक अपने आप को न की ध्वनि पे ही रोके रखा, बहुत ही कंट्रोल के साथ। और फिर मैंने जैसे ही मैं तैयार था, जैसे ही ग्रीन लाइट हुई ट्रैफिक सिग्नल पे, मैंने नितिन बोल दिया। तो मैं इसको दोबारा आपको दिखा रहा हूं। मेरा एक दोस्त है, उसका नाम है नितिन। मेरा एक दोस्त है, उसका नाम है नितिन। क्या आपने कैच किया कि दोनों तरीकों में कुछ फर्क था? लेकिन दोनों ही तरीके स्टैमरिंग की वो जो रुकावट है उससे निपटने में बहुत मदद करते हैं। चलिए एक उदाहरण और लेते हैं। मेरा एक और दोस्त है, उसका नाम भी काफी कठिन है, महेंद्र। महेंद्र को कैसे बोलेंगे? सोचिए जरा, ये दो तरीके महेंद्र पे कैसे लागू होंगे। एक तो बहुत आसान है कि म और ह के बीच में जो अ की ध्वनि है उसको आप बड़ा आ बनाते हैं, महेंद्र। और दूसरी तरीका क्या है कि आप कल्पना करें कि महेंद्र के नाम के आगे UM छिपा हुआ है। पहले उसको बोलना है, उसके बाद महेंद्र बोलना है। तो इसमें आप ख्याल रखें कि आपकी अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस यहां पे होनी चाहिए। आर्टिकुलेटर्स में आप पूरी तरह मौजूद हो उस क्षण में जब आप कर रहे हैं, और जैसे ही ग्रीन सिग्नल हो, जैसे आपको अंदर से लगे कि आप तैयार हैं, तो आप बाकी शब्द बोल दें। तो ये सुनने में ऐसा लगेगा। मेरा एक दोस्त है, उसका नाम है महेंद्र। मेरा एक दोस्त है, उसका नाम है महेंद्र। तो दोनों तरीके आपने देखे, अब इसको ट्राई करिए। चलिए आगे चलते हैं। एक और शब्द है, बल्कि मैं कहूंगा कि एक और ध्वनि या व्यंजन है जिसे बोलना हम लोग कई बार मुश्किल पाते हैं। वो है व, विक्ट्री, विनय। तो मेरा एक तीसरा दोस्त है, उसका नाम विनय है। तो विनय बोलने के भी दो तरीके हो सकते हैं। गौर करिएगा, जैसे हम म और न की ध्वनियों पे अपने आप को रोक रहे थे और ग्रीन सिग्नल होते ही हम बाकी शब्द बोल रहे थे, कुछ कुछ वैसे यहां भी करना है। लेकिन व और म और न में एक फर्क है। तो आप देखिए व में हम कैसे कर रहे हैं, विनय। और दूसरा तरीका जो पहले हम सीख चुके हैं वो है विनय में जो छोटी की मात्रा है उसको हम बड़ी में बदल दें और विनय कर दें। ये सारे तरीके आपको आजमाने पड़ेंगे, देखना पड़ेगा कि आपको किसमें मजा आता है। मजा आना बहुत जरूरी है। अगर आपको मजा नहीं आ रहा है तो बेहतर आप ये सब कुछ न करें। हाँ, तो मजा लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा शब्द हम लेंगे शिमला। शिमला में भी अगर आप देखें, आप शिमला को दो ढंग से प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। एक है शिमला और दूसरा है शिमला। इसी तरह से एक पांचवा शब्द है लोकल। लोकल को भी आप प्रोलॉन्ग कर सकते हैं दो तरीके से। एक तो है लोकल और दूसरा है लोकल। जैसे कि लोकल के आगे IL छपा हुआ हो, लोकल। अब हम थोड़ा बात करते हैं कि प्रोलॉन्गेशन अगर किसी शब्द के बीच में करना पड़े तब ये कैसा सुनाई पड़ेगा। बहुत आसान है ये। जैसे विवेकानंद, एक जमाने में मुझे ये शब्द बोलने में बहुत मुश्किल होती थी। तो विवेकानंद में आप देखिए, कई बार शुरू की वी ध्वनि को प्रोलॉन्ग करना ही काफी होगा। अगर आप बोलते हैं विवेकानंद, मुमकिन है पूरा शब्द आप बोल पाए, पर कभी कभी ऐसा होता है कि हम शब्द के बीच में अटक जाते हैं। तो वहां पर आप वहां भी आप प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। आप कह सकते हैं विवेकानंद, विवेकानंद। आपने क के बाद प्रोलॉन्ग किया। तो मोटा मोटा मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रोलॉन्गेशन आप जहां भी आपको मुश्किल है आप वहां पे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अमूमन मुश्किलें शब्दों के शुरुआत में होती हैं, वाक्यों के शुरुआत में होती हैं, तो वहां पे करें। कहीं बीच में हो तो वहां भी करें। लेकिन शुरू में जब आप सीख रहे हैं तो हर शब्द पे हर जगह करने का प्रयास करें ताकि आपको एक अच्छा अभ्यास हो जाए। और यही नहीं, बल्कि मैं कहूंगा कि उसको भिन्न भिन्न स्थितियों में करने का अभ्यास करें।
सड़क पर रिक्शे वाले के साथ, अपने स्वयं सहायता समूह में, फ़ोन पे दोस्तों के साथ। और धीमे 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 आप ख्याल रखें कि जिस दिन आप इसको इंटरव्यू में कर पाएंगे उस दिन मैं कहूँगा कि यू आर ए प्रो। प्रोलॉन्गेशन के साथ साथ एक और बहुत ही उपयोगी कौशल है, स्किल है, जिसे बोलते हैं पुल आउट। पुल आउट का मतलब ये कि कोई आदमी किसी गड्ढे में जा गिरा, अब वो अपनी ताकत से, अपने बलबूते उस गड्ढे से बाहर निकल रहा है, अपने आप को पुल आउट कर रहा है। तो जब हम ब्लॉक में जाते हैं तो हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है और हमारे हाथ पांव फूल जाते हैं और कई बार हम आगे के शब्द भी भूल जाते हैं और कई बार हम अपना कम्युनिकेशन वहीं छोड़कर वापस चले जाते हैं। तो पुल आउट में हम क्या कर रहे हैं कि हम अपनी अवेयरनेस को बरकरार रख रहे हैं अपने कम्युनिकेशन में। हमें इस बात का एहसास है कि हाँ, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं, मैं एक ही शब्द पे अटका हुआ हूं कुछ सेकंड्स में। जैसे इस बात का एहसास होता है तो हमें उस हकलाने के क्षण को प्रोलॉन्गेशन में बदल देना है। यही पुल आउट है। तो इसे कैसे करेंगे, उदाहरण लेते हैं इसका। मान लीजिए मेरे दोस्त का नाम है नितिन और मुझे नितिन बोलना बहुत मुश्किल लगता है। मान लीजिए मैं ब्लॉक में चला गया हूं और मैं कह रहा हूं, अब जैसे मुझे एहसास हुआ कि मैं नी के आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं, तो मुझे अपनी चेतना को यहां पर लाना है और उस ब्लॉक को प्रोलॉन्गेशन में बदल देना है। कुछ कुछ ही ऐसा दिखाई पड़ेगा, गौर करिए। नितिन आज आने वाला है। महेंद्र का फोन आया था। तो ये उदाहरण है जहां पे हम ब्लॉक में गए थे मगर हमने प्रोलॉन्गेशन का इस्तेमाल करते हुए अपने आप को पुल आउट किया। ये भी बहुत मुश्किल नहीं है, ये भी रॉकेट साइंस नहीं है, मगर ये सब चीजें काफी अभ्यास मांगती हैं। वजह यह है कि ब्लॉक के क्षण में, हकलाने के क्षण में हमारी चेतना गायब हो जाती है। हमें एहसास नहीं होता कि मेरी जुबान क्या कर रही है, मेरा चेहरा क्या कर रहा है, मेरे हाथ क्या कर रहे हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि वॉलंटरी स्टैमरिंग के द्वारा आप अपने अंदर ये चेतना पैदा करें कि आप जब चाहें आप ब्लॉक में जाएं, अपने आप को महसूस करें कि मैं क्या कर रहा हूं और उस क्षण में मास्टरी हासिल करें, उस क्षण के स्वामी बने। अब आखिर में मैं ये बताना चाहूंगा कि प्रोलॉन्गेशन की सीमाएं क्या हैं, इस टेक्निक के अनचाहे परिणाम क्या हैं। इस टेक्निक का एक मुश्किल पहलू ये है कि ये टेक्निक फ्लुएंसी के ऊपर फोकस करती है और इससे फ्लुएंसी इंप्रूव भी होती है। तो डेफिनेटली हमें बहुत अच्छा लगता है ये और हम उसमें बह जाते हैं, मगर ये टेक्निक वास्तव में हमारे मन के अंदर जो डर और शर्म है उसके लिए कुछ ज्यादा नहीं करती, वो फिर भी बरकरार रहते हैं। और अगर आपको याद होगा डॉक्टर शीहान का स्टैमरिंग आइसबर्ग, वो इसी बारे में है कि हमारे हकलाने की जो 90% जो समस्याएं हैं वो ना दिखाई पड़ती हैं ना सुनाई पड़ती हैं, वो हमारे अवचेतन मन में छिपी हुई हैं। और चूंकि उनको आमतौर पे थेरेपिस्ट एड्रेस नहीं करते, उनको ठीक नहीं करते, वो सिर्फ हमारी स्पीच के ऊपर फोकस करते हैं, इसीलिए रिलैप्स बहुत कॉमन है, बार बार रिलैप्स होते हैं। 2 महीने आप बहुत अच्छा बोलते हैं, तीसरे महीने कुछ मुश्किलें आती हैं और फिर से आप लौट के वहीं पहुंच जाते हैं। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि फ्लुएंसी शेपिंग टेक्निक जैसे प्रोलॉन्गेशन है, इसके साथ साथ आप वॉलंटरी स्टैमरिंग का भी अभ्यास करें। वॉलंटरी स्टैमरिंग को एक विटामिन की गोली के रूप में लें। दिन में 1 गोली आपने खा ली तो आप पूरे दिन पर स्वस्थ रहेंगे। तो फ्लुएंसी शेपिंग टेक्निक्स यानी प्रोलॉन्गेशन आपकी स्पीच के ऊपर काम कर रहा है, फ्लुएंसी पे काम कर रहा है। वॉलंटरी स्टैमरिंग आपके मन के ऊपर काम करती है, आपके मन में जो डर और शर्म छिपा है उसके ऊपर काम करती है। तो मेरा सुझाव ये कि दोनों के ऊपर आप काम करें और अपने विचार और आपके जो अनुभव हैं वो बांटें तीसरा के साथ। और ख्याल रखें कि अपनी मदद अपने आप करना इतना मुश्किल नहीं है, ये रॉकेट साइंस नहीं है, ये हम और आप कर सकते हैं। धन्यवाद। दोस्तों, आखिरी बात,
ध्यान रहे, ये सब तकनीकें आपको सिर्फ डर और शर्म से ऊपर उठाने के लिए हैं। अगर आप डर से आजाद हो गए तो स्टैमरिंग ही नहीं, जिंदगी की हर मुश्किल क्योर हो जाएगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।